Now, next topic is why have there been so many amendments? So, on 26 January 24, the Constitution of India completed 74 years of its existence. तो हम इस साल 26 जनवरी 2024 को जो संविधान जो है वो 74 साल अपने अस्तित्व का पूरा कर लिया. सो इन दीज ईयर्स इट हैज़ बीन अमेंडेड 106 टाइम्स. तो इतने दिनों में अभी तक हमारे संविधान में 106 अमेंडमेंट हो गए हैं. So, given the relatively difficult method of amending the constitution, the numbers of amendment appears to be quite high. Let us try to find out how it is that so many amendments took place and what it means. है ना. तो जबकि ये प्रक्रिया काफ़ी डिफिकल्ट है बट 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो ये नंबर तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली ऊपर है. देखते हैं कि ये क्या क्यों ऐसा हुआ है. सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द अमेंडमेंट्स. Look carefully at the graphs below. So some information is presented in two different ways. The first graph depicts the number of constitutional amendments made every 10 years. The bar indicates the number of amendment in that period. सो जो आगे दो ग्राफ की बात कर रहा है, तो जो पहला ग्राफ है ये दिखाता है कि ग्राफ 1 अमेंडमेंट्स पर डिकेड. सो 1951 से लेकर 1960 में 51 टू 60 में कितने अमेंडमेंट हुए हैं, 61 टू 70 में कितने अमेंडमेंट हुए, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25. सो नंबर्स दिखा रहा. सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली या आई थिंक 7 या 8 अमेंडमेंट्स की बात कर रहा. ये ऑलमोस्ट 14 या 15 अमेंडमेंट्स की बात कर रहा. 71 टू 80 में अगर हम देख रहे हैं 22 होगा आई थिंक सो. ये 81 टू 90 में भी ये 22 23 दोनों लगभग बराबर ही हैं. सो ये एक ऐसा ग्राफ है, ये दिखा रहा है कि हर एक दशक में, हर एक डिकेड में कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, है ना. और दूसरा ग्राफ के फिर बारे में बात करते हैं. द सेकेंड ग्राफ डिपिक्ट्स द टाइम टेकन फॉर एवरी 10 अमेंडमेंट्स. तो दूसरा ग्राफ जो है वो डिपिक्ट कर रहा कि हर एक 10 अमेंडमेंट के लिए कितना समय लगा. सो पहला 0 टू 10 जो है फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स के लिए कितना समय लगा ये, और देन 20 अमेंडमेंट्स के लिए कितना समय लगा, 30 अमेंडमेंट्स कितना समय लगा, 40 अमेंडमेंट्स के लिए. सो दीज आर द नंबर ऑफ ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स. तो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट के लिए 11 साल लगे. अनदर नेक्स्ट 10 टू 20 अमेंडमेंट के लिए अनदर फिर 5 साल लगे. देन 30 अमेंडमेंट्स के लिए अनदर मतलब 20 टू अनदर 10 अमेंडमेंट्स के लिए लगभग कह सकते हैं कि 7 साल लगे. तो ये ऐसा ग्राफ है. अब इस ग्राफ के माध्यम से ये क्या समझाना चाहता है. So the bar depicts the year taken for 10 minutes. You will notice that the 2 decades from 1970 to 1990 saw a large number of amendments. दो ऐसे decades हैं 1970 to 1990, उसमें काफ़ी large number of amendments हुए हैं. On the other hand, the second graph tells one more story. 10 amendments took place between a short span of 3 years between 1974 and 1976. तो दूसरा ग्राफ से हम देखते हैं कि 10 अमेंडमेंट्स हो गए हैं बहुत कम समय में. यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 10 अमेंडमेंट्स हुए हैं. सो इन जस्ट 3 years फ्रॉम 2001 टू 2003 10 अमेंडमेंट्स टुक प्लेस. इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री दिस 2 पीरियड्स आर रिमार्केबली डिफरेंट. तो हम अपने देश के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर हम ये 2 पीरियड देखते हैं 1974 टू 6 और 2001 टू 23, ये पॉलिटिकली में दोनों एक रिमार्केबली ये काफ़ी डिफरेंट समय रहा है. तो हम समझना चाहेंगे. द फर्स्ट वाज ए पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेशन. सो 1974 1976 में कांग्रेस डोमिनेशन का समय था. कांग्रेस पार्टी हैड ए वास्ट मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट. कांग्रेस पार्टी का जो संसद में बहुत ज़्यादा मेजोरिटी था. इट हैड 352 सीट्स इन द लोकसभा. लोकसभा में 352 सीट्स इसके थे और मोस्ट ऑफ द स्टेट असेंबलीज में इसकी सरकार थी. सो ऑन द अदर हैंड ये इस समय तो अगर हम देख सकते हैं कि कितना इजी है कि कांग्रेस का ही बहुमत है और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें थी. बट द अदर हैंड हम देखते हैं कि इन द पीरियड बिटवीन 2001 एंड 2003 वॉज ए पीरियड मार्क्ड बाय कॉलिशन पॉलिटिक्स. ये ऐसा था जिस समय गठबंधन की सरकारें थी, गठबंधन की राजनीति चल रही थी. इट वॉज ए पीरियड व्हेन डिफरेंट पार्टीज वेर इन पावर इन डिफरेंट स्टेट. अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां पावर में थी. द बिटर राइवलरी बिटवीन बीजेपी एंड इट्स अपोनेंट्स इज अनदर फीचर ऑफ दिस पीरियड. तो बीजेपी और अन्य पार्टियों में उसके अपोनेंट्स में यहाँ काफ़ी बीटर, काफ़ी मतलब राइवलरी चल रही थी और वही तीव्र राइवलरी चल रही थी. एंड एट उसके बावजूद दिस पीरियड सॉ एज मैनी एज 10 अमेंडमेंट्स इन जस्ट 3 years. बट उसके बावजूद सिर्फ 3 साल में 10 अमेंडमेंट्स हो गए. सो द इंसिडेंस ऑफ अमेंडमेंट इज नॉट डिपेंडेंट मेयरली ऑन द नेचर ऑफ मेजोरिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी अलॉन. सो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझ सकते हैं कि जो इंसिडेंस ऑफ अमेंडमेंट है, जो अमेंडमेंट है, इज नॉट डिपेंडेंट. ये सिर्फ और सिर्फ नॉट डिपेंडेंट
मेयरली ऑन द नेचर ऑफ मेजोरिटी, जिस तरीके से रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी है सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं। सो देर इज ऑलवेज ए क्रिटिसिज्म अबाउट द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स, जो नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हमारे संविधान में हुए, इतने ज़्यादा अमेंडमेंट, उसका ऑलवेज क्रिटिसिज्म तो होता है। इट इज सेड दैट देयर हैव बीन फार टू मेनी अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा ही बदलाव किए गए, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी तक 74 साल में, ऑन द फेस ऑफ इट द फैक्ट दैट 106 अमेंडमेंट टुक प्लेस इन 74 ईयर्स डज सीम्स टू बी समवट ऑड, है ना, 74 साल में 106 अमेंडमेंट हुए हैं। बट द टू ग्राफ्स एबव सजेस्ट दैट द अमेंडमेंट्स आर नॉट ओनली ड्यू टू पॉलिटिकल कंसिडरेशन, बट हम जैसा अभी आपको एक्सप्लेन किया ग्राफ के द्वारा कि सिर्फ पॉलिटिकल कारणों के कंसिडरेशंस के द्वारा कारणों से ही अमेंडमेंट नहीं होता है। बारिंग द फर्स्ट डिकेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी डिकेड हैज़ विटनेस्ड ए स्टीडी स्ट्रीम ऑफ अमेंडमेंट्स। सो पहला जो 10 साल था, डिकेड था, उसमें वो संविधान जस्ट बना था तो उसमें अमेंडमेंट हो गए थे, बट बाकी अगर आप देखेंगे तो हर एक 10 साल में एक स्टीडी तरीके से अमेंडमेंट हुए हैं। दिस मीन्स दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स एंड द पार्टी इन द पावर, अमेंडमेंट्स वेर रिक्वायर्ड टू बी मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो चाहे किसी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे रही हो, सत्ता में रही हो, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स देश का कैसा भी रहो, अमेंडमेंट समय समय पे जरूरत रही है। वॉज दिस बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेसीज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और इज द कॉन्स्टिट्यूशन टू फ्लेक्सिबल? तो ये अगेन दो सवाल खड़ा कर देते हैं कि क्या संविधान जो हमारा ओरिजिनल बना था वो इनएडिक्वेट था, और क्या ये जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है, लचीला है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, कंटेंट्स ऑफ अमेंडमेंट्स मेड सो फार। सो द अमेंडमेंट्स मेड सो फार मे बी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। जो अभी तक अमेंडमेंट हुए उनको 3 ग्रुप में बांटा जा सकता है। इन द फर्स्ट ग्रुप देयर आर अमेंडमेंट्स विच आर ऑफ टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जो सिर्फ टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, है ना, एंड वेयर ओनली क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन एंड माइनर मॉडिफिकेशन। ये सिर्फ कुछ क्लैरिफिकेशन दिए गए, एक्सप्लेनेशन दिए गए, या कुछ माइनर छोटे मोटे बदलाव थे। ऑफ द ओरिजिनल प्रोविजन ही बेसिकली था, बट उसमें छोटे मोटे बदलाव थे। देर आर अमेंडमेंट्स ओनली इन द लीगल सेंस। तो ये ऐसे अमेंडमेंट है ये जो एक सिर्फ कानूनी सेंस में एक अमेंडमेंट है, बट द मैटर ऑफ फैक्ट दे मेड नो सब्सटैंशियल डिफरेंस टू द प्रोविजन। बट ये जो हमारे प्रोविजन है उसमें कोई भारी भरकम कोई बदलाव नहीं करते हैं, ये एक उनके लीगल प्रोविजंस को क्लैरिटी प्रोवाइड कर देता है। So this is true of the amendment that increased the age of the retirement of High Court judges from 60 to 62 years, 15th Amendment. Similarly, salaries of the judges of the High Courts and the Supreme Court were increased by an amendment, 54th Amendment. So ऐसे क्या एग्जाम्पल्स है इसके, जैसे कि हाई कोर्ट जजेस का जो उम्र है, रिटायरमेंट उम्र है, 60 से 62 साल कर दिया गया 15वीं अमेंडमेंट के अनुसार, 15वें संशोधन के अनुसार। सिमिलरली जजेस, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सैलरी बढ़ा दिया गया 54th अमेंडमेंट के अनुसार। सो ये सब जो है ये टेक्निकल हम कह सकते हैं कि मोर ऑफ ए लीगल सेंस के लिए ये सब अमेंडमेंट हुए। We may also take the example of provision of the provision regarding reserved seats in the legislature for scheduled caste and scheduled tribes. The original provision said that these reservations were for a period of 10 years. तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशंस था हमारे संविधान में, वो सिर्फ 10 सालों के लिए वर्णित था, है ना, for 10 years. However, in order to ensure fair representation of these sections, it was necessary to extend this period by 10 years. बट उनके रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए इनको 10 साल के लिए एक्सटेंशन देना उस समय जरूरी था। दस आफ्टर एवरी 10 years एन अमेंडमेंट इज मेड टू एक्सटेंड द पीरियड बाय अनदर 10 years। सो हर एक 10 साल के बाद एक अमेंडमेंट लाया जाता है, इस पीरियड को 10 साल के लिए आगे एक्सटेंड किया जाता है। सो इसकी ज़रूरत है तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। सो दिस हैज लेड टू 6 अमेंडमेंट सो फार। तो सिर्फ इसके लिए ही 6 अमेंडमेंट हो गए। तो अगर ये आप भी देखेंगे तो ये भी एक टेक्निकल चीज़ है जिसके लिए हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली कोई मूल चूल बदलाव, कोई भारी भरकम बदलाव नहीं हो रहा संविधान के प्रोविजंस में। ये प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी सिर्फ समय सीमा 10 साल के लिए बढ़ रही है। बट दीज अमेंडमेंट्स हैव नॉट मेड एनी डिफरेंस टू द ओरिजिनल प्रोविजन। In this sense, it is only a technical amendment. Do you remember the discussion in the chapter 4 about the role of the president? In the original constitution, it was assumed that in our parliamentary government, the president would normally abide by the advice of the council of ministers. This was only reiterated by a later amendment when Article 74(1) was amended to clarify that the advice of the council of ministers will be binding on the president. So the president shall act in accordance with the advice of the council of ministers. In reality, this amendment did not make any difference because that is exactly what has been happening all through. The amendment was only by way of explanation. तो यहाँ पे भी एक बताया जा रहा है कि जो हमारा ओरिजिनल संविधान था उसमें
था ना, वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ऑफ कोर्स। तो उसमें था कि द प्रेसिडेंट वुड नॉर्मली अबाइड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही उनके जो एडवाइस है उस पर ही काम करेंगे, बिकॉज हमारा एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। बट इसको रीआइट्रेट किया गया, इसको क्लियर किया गया, एक अमेंडमेंट लाया गया आर्टिकल 74(1) में, और उसके बाद उसमें रीआइट्रेट किया गया कि दैट प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो नाउ ये थोड़ा सा बाइंडिंग बना दिया गया राष्ट्रपति के ऊपर, ये थोड़ा सा बाइंडिंग कर दिया गया। सो बेसिकली कि अब प्रेसिडेंट बाध्य है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम करने के लिए। सो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो जो मूलभूत जो कोई बदलाव नहीं आया है, जो प्रोविजंस थे, जो ओरिजिनल प्रोविजंस थे, जो मूल प्रावधान थे, उसको एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है थ्रू एन अमेंडमेंट। डिफरिंग इंटरप्रिटेशन है ना। सो ए नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आर ए प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। सो बहुत सारे अमेंडमेंट हैं वो जो उनका व्याख्याओं का जो विभिन्न दृष्टिकोण है उसके कारण भी होते हैं। So, no, product of different interpretation of the constitution given by judiciary and the government of the day. So when these clashed, the parliament had to insert an amendment underlining one particular interpretation as authentic one. So कभी कभी ऐसा हुआ कि जो जुडिशियरी है और जो गवर्नमेंट है उन दोनों ने डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जब इनका क्लैश हो गया एक दूसरे के ऊपर, तो दोनों इंटरप्रिटेशन आपस में क्लैश कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट को एक अमेंडमेंट लाना पड़ा, इंसर्ट, अंडरलाइनिंग द वन पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन दैट हैज़ द ऑथेंटिक वन। तो जो ऑथेंटिक है, जो सही माना गया, उस इंटरप्रिटेशन के लिए एक पार्लियामेंट को अमेंडमेंट लाना पड़ा। It is part of the democratic politics that various institutions would interpret the constitution and particularly the scope of their own powers in different manner. तो ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक पार्ट है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो संविधान को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। Many times the parliament did not agree with the judicial interpretation and therefore sought to amend the constitution to overcome the ruling of the judiciary. In the period between 1970 and 75, this situation arose frequently. तो बहुत बार जैसा क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो अग्री नहीं करता, जुडिशियरी जिस तरीके से उस चीज़ को व्याख्या करती है, इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट उससे अग्री नहीं करता है, तो पार्लियामेंट उसको फिर एक अमेंडमेंट ला के उस रूलिंग को ओवरकम कर देता है ना। और 1970 से 75 के बीच में ऐसे काफ़ी बार हुआ। So in the chapter on judiciary, you have already studied the issues of difference between the judiciary and the parliament. One was the relationship between fundamental rights and directive principles. The other was the scope of right to private property, and third was the scope of parliament's power to amend the constitution. तो ये हम जुडिशरी और पार्लियामेंट का में हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जुडिशरी और पार्लियामेंट में काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था किन चीज़ों को, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर दोनों में, जो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो स्कोप था उसके ऊपर, एंड थर्ड पार्लियामेंट का जो संविधान बदलने का, अमेंड करने का पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप इन सब चीज़ों को डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो जो मैंने पुराने चैप्टर्स में इन चीज़ों को पढ़ाया है डिटेल में, आप उनको रेफर कर सकते हैं। अभी समय की महत्ता को समझते हुए कि मैं फिर से उस चीज़ को यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। So in the period 1970 to 1975, the parliament repeatedly made amendments to overcome the adverse interpretation by the judiciary. So 70 से 75 के ये जो 5 साल का समय है, इसमें पार्लियामेंट काफ़ी बार रिपीटेडली मेड अमेंडमेंट्स, काफ़ी अमेंडमेंट्स को लाया है और जुडिशरी के जो रूलिंग्स है उसको ओवरकम किया है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड किया। It may be kept in the mind that during this period many political events were unfolding, and thus this history of our constitutional development can be fully understood only in the context of the politics of that period. तो उस समय में काफ़ी पॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे थे हमारे देश में, काफ़ी कुछ हो रही थी पॉलिटिकली, एंड जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में ही समझा जाना चाहिए, उस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अनुरूप ही समझना चाहिए। So you will know more about these issues in next year when you study the political history of independent India. तो after this book, friend, I am going to take classes, मैं अपने जो lectures हैं वो उस नेक्स्ट क्लास का जो क्लास 12 का पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया उसके ऊपर ही लेने वाला हूँ। ये 9th चैप्टर हो गया, इसके बाद 10th चैप्टर है, उसके बाद मैं उसमें ही लेने वाला हूँ, तो इसमें और आप डिटेल में समझेंगे। सो अमेंडमेंट्स थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस। Thirdly, there is another a large group of amendments, बहुत ऐसे amendments है that have been made as a result of consensus among the political parties. बहुत सारे amendment ऐसे हैं जो because of consensus among political parties है। We may say that this consensus made it necessary that some changes had to be made in order to reflect the prevailing political philosophies and aspirations of the society.
तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में उस समय प्रिवेलिंग पॉलिटिकल फिलॉसफी है या जो एस्पिरेशन है उसके हिसाब से सारी पॉलिटिकल पार्टीज में मोस्टली कंसेंसस बना के कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए। इनफैक्ट मेनी ऑफ द अमेंडमेंट्स ऑफ द पोस्ट 1984 पीरियड आर द इंस्टेंसेस ऑफ दिस ट्रेंड। तो ऐसा हम कहते हैं कि 1984 के बाद जो मोस्टली जो आए हैं वो संविधान के जो आए हैं संशोधन वो मोस्टली इन लाइन पे हैं, है ना। रिमेंबर आवर क्वेश्चन about the peculiarity that even when there was a coalition government this period saw so many amendments. So the reason is because many of the amendments were based on the evolving consensus on the certain issues. Starting with anti-defection amendment 52nd amendment, this period saw a series of amendments in spite of the political turbulence. तो जो जबकि ये coalition गवर्नमेंट आ गई थी, है ना, काफ़ी गठबंधन की सरकारें थी, अलग अलग व्यूज़ के पार्टियां थी और उनकी सरकारें थी, तो उसके बावजूद भी कंसेंसस था बिकॉज पॉलिटिकल इशूज ऐसे थे कि कुछ कंसेंसस इवॉल्व हो गए थे पार्टीज में। लाइक इस एक एग्जांपल दे रहा, एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली जो एमएलएज एंड एमपी के जो एंटी डिफेक्शन के अगेंस्ट में है ना, दल विरोधी कानून जो है उसके तहत में, तो ये इतना पॉलिटिकल टर्बुलेंस था उस समय कंट्री में कि इसमें मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज में एक कंसेंसस बना और ये अमेंडमेंट आ गया। अपार्ट फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट्स 52nd एंड 91st, ये दोनों एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट है। दीज अमेंडमेंट्स इंक्लूड द 61st अमेंडमेंट ब्रिंगिंग डाउन द मिनिमम एज फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 to 18। सो जो 61st अमेंडमेंट है, जो वोटिंग की उम्र जो है एज फॉर वोटिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18। एंड देन 73rd एंड 74th जो हम डिटेल में पढ़े हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना, सो पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल बॉडीज़ के बारे में अमेंडमेंट है। तो ये सारे कॉलिशन एरा में आए हैं और कंसेंसस मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के बाद आए हैं। सो इन दिस सेम पीरियड देयर वर सम अमेंडमेंट्स क्लैरिफाइंग एंड एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ रिजर्वेशंस इन जॉब एडमिशन। तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स भी इसी दौर में आए, इसी काल में आए, जो स्कोप ऑफ रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन जॉब्स एंड एडमिशन में जो रिजर्वेशंस थे उसके स्कोप को एक्सपैंड किया है। After 1992 and 93, an overall consensus emerged in the country about these measures, and therefore amendments regarding these measures were passed without much difficulty. 77th, 81st, and 82nd amendments. Now next है controversial amendments। तो कुछ controversial amendments पे भी आते हैं। Our discussion so far should not create an impression that there has never been any controversy over amending the constitution। तो अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अमेंडमेंट के ऊपर में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी अमेंडमेंट के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। इनफैक्ट अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1970 to 80 जनरेटेड ए लॉट ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। उस दौर के 70 से 80 के दशक के दौर के जो अमेंडमेंट्स है उसमें बहुत सारे में लीगल और राजनीतिक कंट्रोवर्सी हुई है। The parties that were in opposition during the period 1971 to 76 saw many of these amendments as an attempts by the ruling party to subvert the constitution। तो उस समय 1971 से 76 में जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए वो रूलिंग अपोजिशन पार्टी को ऐसा लगा कि रूलिंग पार्टी इसलिए लाई है ताकि वो संविधान को सबवर्ट कर दे, है ना। इन पर्टिकुलर द 38th, उसमें पर्टिकुलरली जो 38th अमेंडमेंट है, 39th अमेंडमेंट है एंड 42nd अमेंडमेंट्स है, हैव बीन द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट सो फार। ये 3 अमेंडमेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं। दीज 3 अमेंडमेंट्स वेयर मेड इन द बैकग्राउंड ऑफ इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन द कंट्री फ्रॉम जून 1975। तो जून 1975 में भारत में उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में थी और आप लोगों को मालूम होगा कि उस समय इंटरनल इमरजेंसी, आंतरिक आपातकाल घोषित कर दी गई थी भारत में, है ना। और ये बहुत सारे अमेंडमेंट जो है इस पृष्ठभूमि में लाया गया था। सो दे सॉट टू मेक बेसिक चेंजेस इन क्रूशियल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका लक्ष्य था कि संविधान के कुछ बुनियादी हिस्सों में परिवर्तन कर दिया जाए, क्रूशियल पार्ट्स में कर दिया जाए। एंड इन So the 42nd amendment was particularly seen as wide-ranging amendment affecting large parts of the constitution। और जो खास करके जो 42nd amendment था वो ऐसा देखा जा रहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से में, लार्ज पार्ट में वो बदलाव ला रहा था। इट वॉज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू ओवरराइड द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट गिवन इन द केसवानंदा केस। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट केसवानंदा भारती केस का जजमेंट आ चुका था और ये अमेंडमेंट जो 42nd अमेंडमेंट है वो उसको ओवरराइड करना चाह रहा था। अगेन आई एम टेलिंग फ्रेंड्स, केशवानंदा भारती केस भी मैं पहले के चैप्टर्स में आपको थोड़ा डिटेल में समझा चुका हूँ। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन रेफर दो लेक्चर्स। इवन द ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 6 ईयर। तो लोकसभा की जो ड्यूरेशन है कितना है अभी,
5 साल है दोस्तों, इसको भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। In the chapter on rights, you have read about the fundamental duties. They were included in the Constitution by this Amendment Act. So fundamental rights में हमने fundamental duties, उस rights वाले चैप्टर में fundamental duties की बात की थी, वो भी 42nd Amendment Act के द्वारा ही लाया गया था। The 42nd Amendment also put restrictions on the review power of the judiciary. वो जो न्यायपालिका की जो रिव्यूइंग पावर है उस पर भी कुछ लगाम लगाया गया था, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। It was said at that time that this amendment was practically a rewriting of many parts of the original constitution. तो उस समय में कहा जाता है कि ये बहुत सारे संविधान के प्रावधानों को रीराइट कर दिया गया था। इनफैक्ट नोट रिटन इन दिस बुक, जस्ट आई एम गेइंग कि कहीं कहीं पे इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है 42nd अमेंडमेंट को। So do you know that this amendment made changes to the preamble, to the 7th schedule of the constitution and the 53 articles of the constitution? तो ये इनफैक्ट हमारे प्रियम्बल में भी बदलाव ला दिया था और 7th शेड्यूल में भी इसमें बदलाव किया हमारे संविधान के, और 53 आर्टिकल्स को अफेक्ट किया। Many MPs belonging to opposition parties were in jail when this amendment was passed in the parliament. ऑपोजिशन के बहुत सारे एमपी जेल में थे जब ये पार्लियामेंट में पास किया गया। इन दिस बैकड्रॉप इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन 1977, और जब अगली बार चुनाव होती है 1977 में, द रूलिंग पार्टी कांग्रेस वाज डिफीटेड। जो ये अमेंडमेंट्स इतने ला रही थी कांग्रेस पार्टी, वो डिफीट हो जाती है 1977 में। एंड द न्यू गवर्नमेंट कम्स, जनता पार्टी की सरकार आती है 1977 में। थॉट इट नेसेसरी टू रिकंसिडर दीज कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स एंड थ्रू 43rd and 44th amendments cancelled most of the changes that were effected by the 38th, 39th and 42nd amendments. The constitutional balance was restored by these amendments. So 43rd and 44th amendment लाती है तो नई अगली सरकार, और वो 38th, 39th and 42 amendments एक्ट के तहत जो काफ़ी कुछ बदल दिए गए थे संविधान के क्रूशियल प्रोविजंस, उसको वो वापस रिस्टोर करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बनाती है। So the next topic is friends, basic structure and evolution of the constitution. संविधान की मूल संरचना, basic structure and तथा उसका evolution, विकास. So one thing that has had a long lasting effect on the evolution of Indian constitution is the theory of basic structure of constitution. सो जो हमारे संविधान के ऊपर एक काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहा है ना, उसके एवोल्यूशन पे, उसके विकास में, उस क्या था, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की मूल संरचना की जो सिद्धांत है, इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा है, बहुत दूर तक प्रभावित किया हमारे संविधान के विकास को। यू नो ऑलरेडी दैट द जुडिशियरी एडवांस्ड दिस थ्योरी इन द फेमस केस ऑफ केशवानंदा भारती। तो ये आप लोगों को मालूम होगा, और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जुडिशियरी ने, जो न्यायपालिका ने इस थ्योरी को कब लाया था, केशवानंदा भारती केस के माध्यम से लाया था। So this ruling has contributed to the evolution of the constitution in following ways. तो ये रूलिंग हमारे संविधान में कैसे कंट्रीब्यूट करता है संविधान के विकास में, वो हम देखते हैं। इट हैज सेट स्पेसिफिक लिमिट्स द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने पार्लियामेंट की जो शक्ति है, अमेंड करने की जो शक्ति है, उस पर एक लिमिट लगा दिया है। इट सेज दैट नो अमेंडमेंट कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। No amendment can violate the basic structure of the constitution. कोई भी अमेंडमेंट संविधान की मूल संरचना का वायलेशन नहीं कर सकता है ना, मूल संरचना को किसी तरीके से वायलेट नहीं कर सकता है। सेकेंड, इट अलाउज पार्लियामेंट टू अमेंड एनी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन दिस लिमिटेशन। तो इस लिमिटेशन, कौन सी लिमिटेशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशन के अंतर्गत ये पार्लियामेंट को अलाउ करता है टू अलाउज पार्लियामेंट टू अमेंड एनी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का कोई भी और सभी भी, मतलब पूरा का पूरा संविधान बदला जा सकता है, भारत का संविधान, ये इंप्लाई करता है, बट विद इन दिस लिमिटेशन। It places the judiciary as the final authority in deciding if an amendment violates basic structure and what constitutes the basic structure. और थर्ड चीज, ये कौन डिसाइड करेगा कि ये अमेंडमेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है या नहीं करता है, या फिर क्या बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है,
और कौन सा अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका उल्लंघन करता है या नहीं करता, इसका जो फाइनल ऑथोरिटी है ये जुडिशियरी के पास ही है। जुडिशियरी हैज द फाइनल ऑथोरिटी इन दिस। The Supreme Court gave the Keswananda ruling in 1973. In the past 4 decades, this decision has governed all interpretations of the constitutions, and all institutions in the country have accepted the theory of basic structure. तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती रूलिंग 1973 में दिया था और तब से इस देश में 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं और इस देश में जो इस दैट ऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल है, संविधान के जितनी भी व्याख्याएं हैं और जितने भी संस्थाएं हैं सब ने इस थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया है। In fact, the theory of basic structure is itself an example of living constitution। तो जो हमारा इस चैप्टर का हेडिंग है, नाम है कि ये जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये एक खुद ही जीवंत कॉन्स्टिट्यूशन, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन होने का ये खुद में एक एग्जाम्पल है। द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज itself an example of a living constitution। There is no mention of this theory in the constitution। इस थ्योरी का, बेसिक स्ट्रक्चर वाली थ्योरी का संविधान के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है। इट हैज़ emerged from the judicial interpretation। ये संविधान के जुडिशियल न्यायिक व्याख्या से उभर कर आया है। इट हैज़ emerged from the judicial interpretation। Thus, the judiciary and its interpretation have practically amended the constitution without a formal amendment। सो हम कह सकते हैं कि संविधान, जो जुडिशियरी न्यायपालिका और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है, वो एक्चुअली में देखा जाए तो, प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसने संविधान को अमेंड कर दिया विदाउट ए फॉर्मल अमेंडमेंट। बिना किसी अमेंडमेंट एक्ट के बावजूद उसने संविधान को अमेंड कर दिया है। कैसे? क्योंकि इसने इसमें लाया थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये हमारे संविधान में नहीं लिखा है, कहीं वर्णित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये मान्य कर लिया गया है, पूरे देश में सर्वमान्य है कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के निहित ही सारे अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं केशवानंदा भारती केस के बारे में थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। केशवानंदा भारती केस, एक बार कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ का सवाल रहा है। आई हैव सीन दैट एपिसोड, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर विच season, but it was, this question pertained to question of 1 crore, and it really deserves that much money, this question deserves। and I'm telling you, केशवानंदा भारती केस भारत का सबसे बड़ा पीठ, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा बेंच केशवानंदा भारती केस के लिए बैठा था। 13 जजेस का बेंच इसमें बैठा था एंड ये 7-6 के मेजोरिटी से ये रूलिंग्स आए थे केशवानंदा भारती केस का। सो द बिगेस्ट सुप्रीम कोर्ट बेंच जिस केस पे अभी तक बैठा है, वर्डिक्ट दिया है, दैट इज केशवानंदा भारती केस। सो ये केस इतना इंपॉर्टेंट है एंड इसने थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसने इम्प्लीमेंट करवाया। Now, coming to the topic, all living documents evolve in this manner through debates, arguments, competition and practical पॉलिटिक्स। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने जीवंत संविधान है, वो बहस, तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजर कर ही विकसित होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इन 1973 द कोर्ट हैज़ इन मेनी केसेस इलेबोरेटेड अपॉन दिस थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड गिवन इंस्टेंसेस ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में एलोबरेट किया कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इलेबोरेट किया और कुछ एग्जाम्पल्स दिए, कुछ इंस्टेंसेस दिए कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसके कुछ इंस्टेंसेस दिए। सो इन ए सेंस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज फर्दर कंसोलिडेटेड द बैलेंस बिटवीन द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। By saying that certain parts cannot be amended, it has underlined that the rigid nature, while by allowing amendments to all others, it has underlined the flexible nature of amending the process। So ये कहा जा सकता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है ना, वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, कठोरता और जो लचीलापन है, उन दोनों के बीच में और इस बैलेंस को कंसोलिडेट कर दिया है। कैसे? क्योंकि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ये सर्टिफाई करता है कि सर्टेन पार्ट, संविधान के कुछ भाग है जो नहीं बदले जा सकते, जो अमेंड नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। और जो उसको छोड़कर, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर कोई भी और सभी भी
पार्ट्स के, संविधान के सभी और कोई भी पार्ट्स को बदला जा सकता है। तो इसका मतलब फ्लेक्सिबल भी है कि संविधान का कोई भी प्रोविज़न या पूरे संविधान के सारे प्रोविजंस बदले जा सकते हैं, ओनली बेसिक स्ट्रक्चर को उल्लंघन नहीं करना है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो फ्लेक्सिबल भी है। So there are many other examples of how judicial interpretation changed our understanding of the constitution। और भी कुछ उदाहरण है जिससे यह स्पष्ट होता है कि संविधान की समझ जो है, संविधान की जो समझ है वो न्यायिक व्याख्याओं के आधार पे चेंज की जाती है, बदली जाती है। In many decisions, the Supreme Court had held that reservations in job and educational institutions cannot exceed 50% of the total seats। तो बहुत सारे जगहों पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि रिजर्वेशन जो जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन है वो 50% और टोटल सीट्स के 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये जनरली माना जाता है कि दिस हैज़ बिकम ए एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, ये अब एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के रूप में, सिद्धांत के रूप में मान लिया गया। Similarly, in the case involving reservation for other backward classes, the Supreme Court introduced the idea of creamy layer and ruled that the persons belonging to this category were not entitled to benefits under reservation। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी क्लास के लिए जो आरक्षण है उसमें लाया कि आइडिया ऑफ क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया कि जो व्यक्ति क्रीमी लेयर में है, मतलब जो व्यक्ति एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम से ज़्यादा होल्ड करता है वो आरक्षण का बेनिफिट, लाभ लेने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। सो इन द सेम मैनर जुडिशरी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एन इनफॉर्मल अमेंडमेंट by interpreting various provisions concerning right to education, right to life and liberty, and the right to form and manage minority educational institutions। These are the instances of how rulings by the Supreme Court contribute to the evolution of the Constitution। सो कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि जुडिशरी हैज़ इनफॉर्मल तरीके से, है ना, अनौपचारिक तरीके से कई संशोधनों को किया गया है, जैसे कि खास करके राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टीज, है ना, एंड राइट टू फॉर्म एंड मैनेज एजुकेशनल माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इन चीज़ों में बहुत अनौपचारिक तरीके से कुछ अपनी व्याख्या के तहत कुछ अमेंडमेंट्स को उसने इनफॉर्मली इस्टेब्लिश कर दिया है। सो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, जो इस चैप्टर का नाम है ना, संविधान एक जीवन दस्तावेज। वो अब एक टॉपिक में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि हमने उसके डिटेल ब्रॉड स्कोप्स को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया। सो अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, इसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं। वी हैव डिस्क्राइब्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, व्हाट डज दैट मीन, है ना। हमने अपने संविधान को एक जीवन दस्तावेज तो माना है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या। Almost like a living being, these documents keep responding to the situation and circumstances arising from time to time। So एक जीवित प्राणी की तहत ये दस्तावेज क्या करता है, कीप रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, है ना। तो जो अलग अलग परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप ये दस्तावेज रिस्पॉन्ड करता है सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस समय के साथ। सो इसलिए ये एक लिविंग बीइंग की तरह, लाइक ए लिविंग बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पॉन्ड्स टू द एक्सपीरियंस, ये अनुभव से सीखता है एक लिविंग बीइंग की तरह। इनफैक्ट दैट इज द आंसर टू द रीडल वी मेंशन्ड एट द बिगिनिंग अबाउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जिसका हमने शुरुआत में हमने संविधान के टिकाऊपन के बारे में, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने बात किया था, उसका जवाब यही है, कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पॉन्ड्स टू एक्सपीरियंस। इवन आफ्टर सो मेनी चेंजेस इन द सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन continues to work effectively because of this ability to be dynamic। समाज में इतने बदलाव होने के बावजूद, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू वर्क इफेक्टिवली, वो इफेक्टिवली प्रभावी रूप से प्रभावशाली तरीके से कार्य कर रहा है, बिकॉज इट्स एबिलिटी टू बी डायनेमिक, इसकी डायनेमिक होने की एबिलिटी, टू बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन, व्याख्याओं के प्रति ओपन है, एंड द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग सिचुएशन, और चेंजिंग सिचुएशंस के अनुरूप ये रिस्पॉन्ड करता है। दिस इज ए हॉल मार्क ऑफ ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सो बेसिकली ये एक लोकतांत्रिक संविधान का असली मापदंड है। इन अ डेमोक्रेसी practices and ideas keep evolving over time and society engages in experiments according to these। So एक लोकतंत्र में क्या होता है, जो बहुत सारी व्यवहारिकताएं हैं, विचार हैं, समय समय पर विकसित होते रहते हैं और समाज इनके प्रयोग के अनुसार चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। So a constitution which protects democracy and it allows for evolution of new practices becomes
नॉट ओनली ड्यूरेबल बट ऑल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द सिटीजन्स। तो ये एक ऐसा संविधान जो डेमोक्रेसी की रक्षा करता है और साथ ही वो उसको इवॉल्व होने के नए प्रैक्टिसेस के साथ इवॉल्व होता है। वो ना ही सिर्फ टिकाऊ होता है, नॉट ओनली ड्यूरेबल, बट वो जनताओं के द्वारा, आम नागरिक के द्वारा उस संविधान के प्रति एक ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट होती है, उसका एक इज्जत बढ़ जाती है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। सो नाउ अब इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है? So in the past 6 decades, some very critical situations arose in the politics and constitutional development of the country. पिछले 6 दशकों में काफ़ी कुछ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी नाजुक सिचुएशंस भी हमारे देश में आए हैं, है ना। वी हैव मेड ए ब्रीफ रेफरेंस टू सम ऑफ दीज इन द चैप्टर ऑलरेडी, और कुछ चीज़ें हमने पुराने अपने चैप्टर्स में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इशूज, द मोस्ट सीरियस क्वेश्चंस दैट came up again and again from 1950 was about the supremacy of the parliament. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज में अगर हम बात करें तो द मोस्ट सीरियस क्वेश्चन, जो सबसे सीरियस क्वेश्चन आया है कि अगे 1950 से अभी तक आया कि सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर सवाल है। सो इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द पीपल एंड देयरफॉर इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन अपर हैंड ओवर बोथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जनता को रिप्रेजेंट करता है, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द पीपल, है ना। सो देयरफॉर इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा उम्मीद किया जाता है कि जो पार्लियामेंट शुड हैव एन अपर हैंड ओवर बोथ एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के ऊपर, है ना, एक अपर हैंड होना चाहिए। At the same time, there is a text of the constitution and it has given powers to other organs of the government. So at the same time, there is the text of the constitution, constitution में वर्णित है और ये दूसरे ऑर्गन्स को भी पावर दिया है। देयरफॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ टू ऑपरेट विद इन दिस फ्रेमवर्क। तो दो, चूंकि ये एक डेमोक्रेसी है तो यहाँ पार्लियामेंट के पास सुप्रीमेसी है, लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरे ऑर्गन्स को भी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को भी पावर्स दे रखे हैं। सो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, दैट हैज़ टू ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क, इसी ढांचे के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे हैं उसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही ऑपरेट किया जा सकता है। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट वोट्स एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन। लोकतंत्र सिर्फ वोट, मत या जनता का प्रतिनिधित्व, सिर्फ इसका मतलब इतना ही नहीं है, वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इट इज ऑल्सो अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, वो रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत, है ना, कानून का शासन के सिद्धांत के हिसाब से डेमोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन। डेमोक्रेसी एक विकासशील इंस्टीट्यूशन, प्रजातंत्र का अर्थ एक विकासशील संस्थाओं से भी है ना, एंड वर्किंग थ्रू दीज इंस्टीट्यूशन, और उनके माध्यम से वो कार्य करता है। ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड मेंटेन ए बैलेंस विद ईच अदर। और जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए और आपस में एक बैलेंस बनाने चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशरी। सो न्यायपालिका का क्या योगदान है, अब हम इस पर आते हैं। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट थॉट दैट इट हैड द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लॉज एंड अमेंडमेंट्स फॉर फर्दरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, बैकवर्ड एंड नीडी। सो ड्यूरिंग द जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में जब कंट्रोवर्सी हुई, द पार्लियामेंट को ऐसा लगा, पार्लियामेंट थॉट दैट इट हैड द पावर, उसके पास शक्ति है और जिम्मेदारी है, टू मेक लॉज एंड अमेंडमेंट्स, कानून बनाने के लिए और संविधान में अमेंडमेंट लाने के लिए, फॉर लोगों के इंटरेस्ट के लिए, गरीबों के लिए, बैकवर्ड्स के लिए और नीडी के लिए। The judiciary insisted that all this has to take place within the framework provided by the Constitution, and pro-people measures should not bypass legal procedures, because once you bypass laws, even with good intentions, that can give an excuse to the power holders to use their power arbitrarily. सो जुडिशरी ने क्या इंसिस्ट किया कि जुडिशरी ने यह इंसिस्ट किया कि दिस हैज़ टू, इवन आप अगर आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए, पुअर्स के लिए, बैकवर्ड क्लास, नीडी के लिए, अगर आप इनके लिए भी कानून बना रहे हैं, अगर आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ढांचा है, फ्रेमवर्क है, उसके निहित ही, उसके विदिन ही होना चाहिए, उसके तहत ही होना चाहिए।
एंड प्रो पीपल मेजर्स, जो जनता के लिए जो आप मेजर्स ला रहे हैं वो लीगल प्रोसीजर जो है उसको बाईपास नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक बार अगर आप गुड इंटेंशन के साथ भी बाईपास कर जाते हैं वो आपको एक एक्सक्यूज़ देता है, अगली बार पावर होल्डर जो है उनको एक एक्सक्यूज़ देता है उस पावर का आर्बिट्रेटरी तरीके से, मनमानी तरीके से इस्तेमाल करने का। एंड द डेमोक्रेसी इज एज मच अबाउट चेक्स ऑन आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर एज इट अबाउट द वेलबींग ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी जितना ही जनता के वेलबींग के लिए है उतना ही मनमानी ढंग से आर्बिट्रली यूज ऑफ पावर के अगेंस्ट भी है, उसके ऊपर लगाव लगाने के लिए भी है। So the success of the working of Indian Constitution lies in resolving these tensions। तो जो हमारी न्यायपालिका है उसकी जो सफलता है वो इन तत्वों को सुलझाने में निहित है। The judiciary in its famous Keswananda ruling found a way out of the existing complications by turning to the spirit of the constitution rather than its later। तो जुडिशरी जब केशवानंदा भारती केस में जब बहुत सारे ये कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे तो उसने क्या किया, उसने स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उस संविधान के जो स्पिरिट है उसके तहत उसके ऊपर चला गया, उसके मूल ढांचे के ऊपर, जब आत्मा के ऊपर, उसके आत्मा के ऊपर निर्णय दिया गया है ना कि उसमें क्या लिखा हुआ है सिर्फ इस पर नहीं बताया गया। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल नॉट फाइंड एनी मेंशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप संविधान को पढ़ते हैं तो उसमें कहीं भी मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर का कहीं व्याख्या ही नहीं है, कहीं मेंशन ही नहीं है। नो वेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट सच एंड सच पार्ट आर द बेसिक स्ट्रक्चर। और कहीं भी संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर होती है, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। सो इन दिस सेंस द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इज द इन्वेंशन ऑफ द जुडिशरी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो एक्चुअली न्यायपालिका के द्वारा खोज कर लाया गया। हाउ डिड इट इंटेंट इन्वेंट सच ए नॉन एग्जिस्टिंग थिंग एंड हाउ इज इट दैट ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस हैव एक्सेप्टेड दिस ड्यूरिंग द पास्ट 4 डिकेड्स। सो हम देखेंगे कि ये कैसे जो है एक चीज़ का जो है न्यायपालिका है कैसे किसी चीज़ का इन्वेंशन कर दिया और कैसे इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को बाकी सभी पिछले 40 सालों से बाकी सारे इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट कर लिए। सो देयर इन लाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली जो शब्द और भावना के बीच का जो अंतर है वो हम समझते हैं। द कोर्ट केम टू कंक्लूजन दैट इन रीडिंग ए टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट वी मस्ट रेस्पेक्ट द इंटेंट बिहाइंड दैट डॉक्यूमेंट। सो कोर्ट ने कहा कि किसी भी अगर हम डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं या टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसके हमें उस डॉक्यूमेंट की वो लिखने के पीछे की क्या मंशा रही है, उसके अंदर क्या निहितार्थ है, उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ उसके टेक्स्ट पे ध्यान देना नहीं चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसके अंदर लिखे हुए इंटेंट की, मंशा की। A mere text of law is less important than the social circumstances and inspirations that have produced the law or document। सिर्फ जो लॉ के जो टेक्स्ट है, वर्ड्स है, उसका इंपॉर्टेंस कम है, जबकि जो सोशल सर्कमस्टांसेस और एस्पिरेशंस के हिसाब से जिस हिसाब उन सोशल सामाजिक परिस्थितियाँ और जो एस्पिरेशंस है, महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं, तो उसके बेसिस पे जो लॉ आई है, जो जिसने उस लॉ को लाया और डॉक्यूमेंट को लाया, उस चीज़ को भी समझने की जरूरत है। द कोर्ट वॉज लुकिंग एट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड समथिंग विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इमेजिन्ड एट ऑल। दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ ट्राइंग टू बैलेंस द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चीज़ है ना, जिसके बिना संविधान की कल्पना करना ही नहीं किया जा सकता है। कि संविधान लाया क्यों गया था? संविधान लाया गया था ताकि ये बेसिक चीज़ों को लागू किया जा सके, ये देश में ये बेसिक चीज़ें इस्टेब्लिश हो सके। तो जो उसके पीछे दो संविधान में लिखा हुआ नहीं है क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड यूज नहीं किया, बट उस स्पिरिट में यही चीज़ है, उसकी भावना यही है। सो ये एक तरीके से एक संविधान के जो शब्द हैं और उसकी जो भावना है उसके बीच में बैलेंस करने की कोशिश भी है। Next topic is maturity of the political leadership. So our discussion on the role of judiciary in the paragraph above brings out one more fact। तो जो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, अगर हम संविधान अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया, तो उससे एक और सच्चाई निकलती है, और वो सच्चाई क्या है? इन द बैकग्राउंड ऑफ द फियर्स कंट्रोवर्सी दैट रेज्ड बिटवीन 1967 एंड 1973 पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑल्सो रियलाइज दैट ए बैलेंस्ड एंड लॉन्ग टर्म व्यू वॉज नेसेसरी। तो जब हाउएवर एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट में 1967 टू 63 के जो टर्मोइल वाला फेज था, इसमें दोनों में काफ़ी कंट्रोवर्सी तो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव दोनों ने रियलाइज़ किया कि एक लॉन्ग टर्म और बैलेंस्ड व्यू की ज़रूरत है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट गेव द रूलिंग इन केसवानंदा केस, सम अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू आस्क द कोर्ट टू रिकंसिडर इट्स रूलिंग, है ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने केसवानंदा का रूलिंग दिया,
तो कुछ कोशिशें किए गए थे कि कोर्ट अपने इस रूलिंग को फिर से कंसिडर करे, फिर से विचाराधीन करे। When these failed, जब ऐसा फेल हो गया, the 42nd amendment was made and parliamentary supremacy was asserted। तो जब ये रिकंसिडरेशन वाली प्रक्रिया नहीं हो पाई, नहीं कोर्ट ने नहीं किया रिकंसिडर, तब उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। सो 47 अमेंडमेंट लाया गया और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को फिर से असर्ट किया गया, है ना, पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी को फिर से दोहराया गया, है ना। बट द मतलब सॉरी दोहराया नहीं गया, मतलब फिर से थोड़ा सा उस पर दबाव डाला गया कि जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है उसके ऊपर स्थापित किया गया, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी स्थापित किया गया। बट द कोर्ट अगेन रिपीटेड इट्स अर्लियर स्टैंड इन द मिनरवा मिल केस 1980। बट कोर्ट जो है एक मिनरवा मिल केस है 1980 का, उसमें अपने स्टैंड को फिर से रिपीट किया। देयरफॉर इवन 4 decades आफ्टर रूलिंग इन द केस वन एंड द भारती केस, दिस रूलिंग हैज डोमिनेटेड आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इवन 40 साल बाद भी ये रूलिंग आज डोमिनेट करता है हमारे संविधान की व्याख्या में। पॉलिटिकल पार्टीज, political leaders, the government and parliament accepted the idea of inviolable basic structure। सो जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक लीडर्स हैं और जो सरकार है, पार्लियामेंट है, सभी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इनवायलेबल है। इवन व्हेन देयर वाज टॉक अबाउट रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट एक्सरसाइज कुड नॉट क्रॉस द लिमिट सेट बाय द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये जब संविधान की समीक्षा की बात चलती रही, तब भी यह संविधान का जो बेसिक लिमिट बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी के द्वारा जो लिमिटेशन प्रोवाइड किए गए हैं, इसका उल्लंघन के बारे में अब नहीं सोचा जा रहा। सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, द लीडर्स एंड पीपल ऑफ आवर कंट्री शेयर्ड ए कॉमन विजन ऑफ इंडिया। जब संविधान बनाया गया था तो जो नेता थे और जो जनता थी, उनका एक कॉमन विजन था। इन द नेहरूज फेमस स्पीच एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस विजन वॉज डिस्क्राइब्ड एज ए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, है ना। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने स्वतंत्रता के अवसर पर जो दिए गए प्रसिद्ध भाषण थे, उसमें इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार बताया था, ए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो ऑल लीडर्स मेंशन्ड दिस विजन, है ना। और डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, वेल बीइंग ऑफ द पीपल, यूनिटी बेस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रिटी। सो अगर हम जब देखते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ऑल लीडर्स, जो जितने भी वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स थे, उनका भी विजन क्या क्या, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, है ना, इस पर फोकस था। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सामाजिक और आर्थिक समानता, है ना। नेक्स्ट इज वेल बीइंग ऑफ द पीपल, जनता की खुशहाली, और क्या है, यूनिटी बेस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रिटी। तो एक ऐसा एकता, राष्ट्रीय एकता जो नेशनल इंटीग्रिटी, यूनिटी बेस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रिटी, जो अखंडता, राष्ट्रीय अखंडता के ऊपर आधारित एक एकता की बात चली। सो दिस विजन हैज़ नॉट डिसअपियर्ड, और ये आज भी हैं, ये खत्म अभी नहीं हुए। पीपल एंड लीडर्स अलाइक होल्ड टू द विजन एंड होप टू रियलाइज इट। तो जो देश की जनता है और जो देश के नेता हैं, वो दोनों इस विजन को अभी भी होल्ड कर रहे हैं और इसको रियलाइज करना चाहते हैं, इस उम्मीद में है। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन दिस विजन हैज रिमेन्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्पेक्ट एंड ऑथोरिटी इवन आफ्टर हाफ ए सेंचुरी। तो इस कारण से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतने सालों बाद भी वो जनता के द्वारा और नेताओं के द्वारा एक ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्पेक्ट, एक रेस्पेक्ट और एक ऑथोरिटी के ऑब्जेक्ट के रूप में देखा गया है। द बेसिक वैल्यूज गवर्निंग आवर पॉलिटिकल इमेजिनेशन रिमेन इंटैक्ट। तो जो जनता की चेतना को निर्देशित करने वाले और ये बुनियादी मूल्य आज भी हमारे देश में इंटैक्ट है, कारगर है, उतने ही कारगर है। सो दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हो गया है। Now, I hope you all have understood how our constitution is a living document. Now, I'll conclude the chapter. So, there can still be debates about what constitutes basic structure, है ना। तो इस पे एक डिबेट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सच डिबेट, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसी बात विवाद हो सकती है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट पॉलिटिक्स इन ए डेमोक्रेसी इज नेसेसरीली फुल ऑफ डिबेट्स एंड डिफरेंसेस। तो जो डेमोक्रेसी है, उसकी जो राजनीति है, वो फुल ऑफ डिबेट्स एंड डिफरेंसेस। वो डिफरेंसेस, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग वाद विवाद की ही डेमोक्रेसी, अलग अलग बात विचार को एक साथ समरूप करके चलने वाले को ही डेमोक्रेटिक सेटअप में एक्सेप्ट किया जाता है। एंड दैट इज ए साइन ऑफ डाइवर्सिटी
लाइवलीनेस एंड ओपननेस। तो ये डाइवर्सिटी, लाइवलीनेस और ओपननेस, खुले विचारधाराओं का एक प्रारूप दिखाता है। सो डेमोक्रेसी वेलकम्स डिबेट। डेमोक्रेसी क्या है? वो वेलकम करता है, वो डिबेट का वेलकम करता है, वाद विवाद का वेलकम करता है लोकतंत्र। एट द सेम टाइम आवर पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडरशिप हैव शोन मैच्योरिटी इन सेटिंग लिमिट्स टू दिस डिबेट। और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है और जो लीडरशिप है उसने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाया है, परिपक्वता दिखाया है इन डिबेट्स में लिमिट सेट करने में। बिकॉज पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस एंड गिव एंड टेक। पॉलिटिक्स भी किस चीज़ के लिए है? अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस एंड गिव एंड टेक। कहीं कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और कहीं पे गिव एंड टेक करनी पड़ती है। एक्सट्रीम पोजिशंस में बी थियोरेटिकली वेरी correct and ideologically very attractive, but politics demands that everyone is prepared to moderate their extreme views, sharp positions and reach a common minimum ground. So क्या extreme position जो है वो theoretically, वो कागजों में theoretically बहुत करेक्ट हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकली वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं एक्सट्रीम पोजिशंस, वो आपको विचारधारा में बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है। बट जो पॉलिटिक्स है, जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है, वो क्या डिमांड करता है? डिमांड करता है कि एवरी वन इज़ प्रिपेयर टू बी मॉडरेट। वो अपने व्यूज़ को, जो एक्सट्रीम व्यूज़ में है उसको थोड़ा मॉडरेट करें, अपने पोजिशंस को थोड़ा मॉडरेट करें, जो उनके शार्प पोजिशंस है, एक्सट्रीम पोजिशंस है, उसको मॉडरेट करें एंड एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे सभी पहुँचे। ओनली देन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बिकम पॉसिबल। तो ऐसे ही केस में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो लोकतांत्रिक राजनीति है, वो पॉसिबल हो पाते हैं। पॉलिटिशियंस एंड द पीपल ऑफ इंडिया हैव अंडरस्टूड एंड प्रैक्टिस्ड दिस स्किल्स। भारत के जो लोग हैं और जो पॉलिटिशियन हैं इन चीज़ों को समझे हैं और ऐसे ही स्किल्स को, ऐसे ही हुनर को प्रैक्टिस किए हैं। दैट हैज़ मेड द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्वाइट सक्सेसफुल। और इस कारण से जो हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, इसके साथ जो एक्सपीरियंस रही है, इसके काम करने के साथ जो अनुभव रहा है, वो काफ़ी सफल रहा है। एमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट देयर विल ऑलवेज बी कॉम्पिटिशन ओवर विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अदर्स। ये स्वाभाविक है कि जो सरकार के भिन्न भिन्न अंग हैं उनमें आपस में हमेशा एक कंपटीशन रहेगा कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट दे विल ऑलवेज फाइट ओवर द फाइट ओवर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो उनमें जनरली ऐसी लड़ाई झगड़े होगी कि आपस में होगी, फाइट होगी कि जनता के वेलफेयर के लिए क्या चीज़ है। बट इन द लास्ट इंस्टेंस द फाइनल ऑथोरिटीज लाइज विद द पीपल। बट जो फाइनल ऑथोरिटी है वो जनता के पास ही है। पीपल, their freedoms and their well-being constitute the purpose of democracy and also the outcome of democratic politics, है ना। तो जो लोकतंत्र का उद्देश्य है, लोकतांत्रिक राजनीति का जो अंतिम लक्ष्य जनता की आज़ादी और खुशहाली ही है। सो ये अपना चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड। आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को मज़ा आया होगा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बहुत बनते हैं और थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो आप लोग इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं इसको बार बार देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। दैट्स ऑल। थैंक यू।